नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और आइए शुरुआत करते हैं। पहली खबर में हम आपको बताएंगे कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी बड़ी खबर जो है जिससे आपको रूबरू कराएंगे वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में संग्राम पर यह खबर, जिसमें सीएम योगी के अभिभाषण पर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जबकि सीएम योगी ने इसका जवाब भी दिया। इसके अलावा आज 3 बजे की जो तीसरी बड़ी खबर है वो आपको बताएंगे। हिंदुओं के कूच की बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए हिंदू बंगाल की ओर कूच करने जा रहे हैं। आज प्लान के अनुसार हिंदू संगठन बंगाल के लिए रवाना होंगे और कल मुर्शिदाबाद में बाबरी तोड़ने का एक्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जिन्हें एक एक करके हम आपको बताएंगे। स्पीकर पर अविश्वास, एसपी को योगी का संदेश और नई बाबरी ध्वस्त होगी। तो समाजवादी पार्टी हो और विपक्ष जो है जिस तरह से हमलावर है वो आप देख सकते हैं। सुबह की ये तस्वीर है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बजट सत्र को लेकर अभिभाषण देते हुए नजर आ रहे थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें रूबरू होते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी, वो हाथ में तख्ती लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था, नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा था। तो चलिए सारी खबरें आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात पहली खबर की। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर खबर है। सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव तेज होता हुआ नजर आता है और इसी बीच खबर है कि विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। और इसका कारण यह है कि विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। बीते दिनों राहुल गांधी के बोलने और विपक्ष नेता की शक्तियों को लेकर बवाल हुआ था। और इस दौरान राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा, पत्र लिखकर पूछा था कि विपक्ष के नेता की क्या शक्तियां होती हैं। राहुल गांधी एक किताब की लाइनें पढ़ रहे थे, तभी इसको लेकर सरकार और स्पीकर की ओर से इस पर सवाल उठाया गया था कि अगर किसी किताब का प्रकाशन नहीं हुआ है, अगर वो पब्लिश नहीं हुई है, तो फिर उसकी लाइनें संसद में कोट किया जा सकता है। खबर है कि सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी नेताओं ने मीटिंग की। इसमें चर्चा हुआ कि अगर विपक्षी नेताओं को बोलने का समय नहीं दिया जाता है तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो खबर यह भी है कि सांसदों के निलंबन को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हुई है, जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा हुई। आपको बताते कि 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र जारी है और बीते 9 दिनों से संसद में संग्राम है। और संग्राम ऐसा कि जब जब कार्यवाही की शुरुआत होती है वो हंगामेदार होती है, चाहे बात अभिभाषण पर चर्चा की हो, प्रधानमंत्री का संसद में आना हो या फिर विपक्ष की तरफ से कोई बात रखी जानी हो। इस बीच सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला है। और इस हंगामे के बीच में आप समझिए, सूत्रों के हवाले से खबर ये कि इस बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। दूसरा हिस्सा क्यों? क्योंकि इसके लिए 20 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है और इस प्रस्ताव के लिए जो कारण बताए गए हैं उनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिए जाने की बात कही गई है। महिला सांसदों का नाम चेयर द्वारा लिए जाने की बात है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सत्ता पक्ष के सांसदों को हमेशा सदन में खास अधिकार दिए जाते हैं। जिस तरह 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और अपने आप में ये बड़ी बात होगी क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था विपक्ष गतिरोध रार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हमेशा से देखने को मिलता रहा है। लेकिन अब ये कहा जाए कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, इसकी रणनीति बनाना, चर्चा में आना भी एक बड़ी बात है आशीष। बिल्कुल। और सांसदों का निलंबन एक तरफ, दूसरी तरफ छटपटाहट, ओम बिरला पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कई सवाल अपने आप में उठाती है कि आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, आखिर क्या प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने भी एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। दूसरी तरफ करीब 100 सांसदों के जो है इसमें साइन लगते हैं अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो। ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला? जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना,
स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। जब से वो नेता बने हैं, कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पार्टी तो सीरियस नहीं ले रही है और जनता जो है सीरियसली नहीं ले रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं मीडिया के सुर्खियों में बने रहना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी ऋतु भी न्यूज रूम से जुड़ गई है। ऋतु, देखिए तो जिस तरह से सरकार को विपक्ष हमेशा घेरता रहा है, लेकिन अब ऐसे में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पूरी तैयारी कर ली गई है विपक्ष की तरफ से। और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से गीतू आपने कहा, और ये जो मुद्दा है ये ऐसा नहीं है कि पहली दफा आया हो, इससे पहले भी चर्चाओं में रहा है। चाहे नरवणे की किताब को लेकर के जो बात सामने आई कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, और यही आज भी हुआ। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, वहां पर देखा गया कि विपक्ष इस नारे के साथ सामने आता है कि पहले राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। राहुल गांधी जब बोलेंगे उसके बाद ही आगे सदन की कार्रवाई जो है बढ़ेगी, इस मांग के साथ वो अड़ते हुए नजर आए। जिसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं मीटिंग को लेकर के अब बात सामने आ रही है कि अब मीटिंग के जरिए अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के नाम पर लाने को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अपना रुख आगे बढ़ा रहा है। अब ये जो स्थिति लोकसभा में बनने वाली है आने वाले दिनों में, क्या ये नई रणनीति के रूप में विपक्ष अपने आप का एक जो स्टैंड है वो रख रहा है? इससे क्या आने वाले दिनों में बदलाव देखते हैं? विपक्ष का कॉल जिस तरीके से बहुत बोल्ड नजर आ रहा है, सीधे तौर पर यह कह देना कि राहुल गांधी को बोलना ही नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी की आवाज दबा दी जा रही है। चाहे वो नरवणे की जो अप्रकाशित किताब है उसके संस्करण को लेकर के तमाम चीजों को लेकर जिक्र हो, और सिर्फ ये पुस्तक ही नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब खुद ये कहा जाए स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को उन्होंने कक्ष में आने से या सदन में आने से रोका था क्योंकि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। विपक्ष का जिस तरह से रवैया था, विपक्ष पर बड़ा ये आरोप और बड़ी प्रतिक्रिया थी, उससे भी ये कहा जाए कि विपक्ष आहत भी हुआ है। और यही बात कहीं ना कहीं विपक्ष को ये कहा जाए और भी ज्यादा चुभ गई है, जो बार बार कहा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। कुछ तो चुभा ही है, लेकिन पॉलिटिकली अगर नैना हम देखें, इस बात को सामने रखना और अविश्वास प्रस्ताव पर एक मत में सहमति बन जाना, इन दोनों ही चीजों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि एक साथ हमने देखा है इंडिया अलायंस को लेकर के जब पिक्चर सामने आती है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी किस तरीके की स्थिति बनी थी वो हम सभी प्रत्यक्ष हम सभी ने देखा था। अब अविश्वास प्रस्ताव जब आता है ओम बिरला के अगेंस्ट, इस तरीके से क्या ये अलायंस स्ट्रांगली बोल्डली बात रख पाएगा? और ओम बिरला पर जैसा कि प्रेशर बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर के अगर कहा जाए, जैसा कि विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है सदन की कार्रवाई के दौरान हमने देखा, और ये बड़े आरोप भी लगाए गए कि विपक्ष बोलने मुद्दों को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ विरोध की आवाज जो है वो कहीं ना कहीं सदन में रखना चाहता है। उस हंगामेदार जो तस्वीर है सदन के भीतर से सामने आती है। बिल्कुल ऋतु, और कहीं ना कहीं इस विरोध के चक्कर में सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो होती है आम जनता, क्योंकि आम जनता को बहुत उम्मीद होती है कि वहां पर उनकी चीजों को लेकर बात किया जाएगा। खैर, अब अगर इसके दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करें ऋतु, तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या इतना आसान है ले आना, और क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसको लेकर थोड़ी जानकारी दे दीजिए। आपने एकदम यहाँ पर सटीक पॉइंट उठाया है। अविश्वास प्रस्ताव ले आना इतना आसान नहीं है, टेक्निकल इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आता है, टेक्निकल चीजें आती हैं। अब सीधे सीधे समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव सीधे सीधे स्पीकर के लिए ले आना और इस मुद्दे पर ले आना कि राहुल गांधी को एलओपी को नहीं बोलने दिया जा रहा है। पहले तो टेक्निकल जो तमाम चीजें हैं उन पर सहमति बनना और उसका रुख कैसे रहता है, विपक्ष के पास जो रास्ता बचा है अविश्वास प्रस्ताव को आगे रखने का, उसमें पहले तो चैलेंजेस टेक्निकल तौर पर रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए मीटिंग को लेकर बात हो रही है, विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्हें एक मत लाना, ये तमाम चैलेंजेस आशीष अभी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, और ऐसे में समझना होगा कि देखिए जिस तरह से विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता या अगर मर्यादा में रहने के लिए कहा जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा, और कुल मिलाकर ये सिर्फ आरोप है। जब उन्हें बोलने भी दिया जाता है तो ये मानिए ऋतु कि उस वक्त भी क्या हालत होती है, आपने भी देखा होगा संसद में किस तरह से विपक्ष वॉकआउट कर देता है। जब बहस के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है वो बहस नहीं करते, और ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव का लाने, यानी कि कहीं ना कहीं मुद्दे को सिर्फ हवा देने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल गीतू, और ये हमने देखा भी है, बीते दिनों की तस्वीर ऐसी ही रही है कि सदन में जब भी मुद्दों को एड्रेस करने के लिए सरकार सामने आती है या रुख रखती है, हमने देखा बजट के दौरान जब निर्मला सीतारमण बजट पेश भी कर रही थी उस दौरान भी हंगामेदार तस्वीर थी, हमने देखा उसके बाद भी, उसके पहले भी, यानी कि कई लोकसभा स्पीकर को टारगेट करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये कहा जाए कि उसके लिए जिस टेक्निकलिटी की बात हो रही थी उसके लिए बहुमत होने की बात है वो, और एनडीए फिलहाल बहुमत में है अगर इस पूरे टाइमिंग की बात की जाए, या दूसरा पक्ष ये भी है कि 50 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर क्या आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीर बनेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है 1% भी मान ले तो ये कहा जाए कि 77 सालों का जो अभी हमारा संविधान और ये इतिहास है तो वो अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक जरूर हो जाएगा। आशीष, बहुत शुक्रिया रितु तमाम जानकारी देने के लिए। अब दर्शकों के सामने हम दूसरी बड़ी खबर रख देते हैं जिसमें बात की जाएगी लखनऊ की। लखनऊ में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच लखनऊ में विधानसभा गेट के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा से जुड़ी बातें बता रहे थे, सीएम योगी विकास से जुड़ी बातें बता रहे थे, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध शुरू कर दिया था। तो सीएम योगी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के लिए दस्तावेज दिए जाए। विधायिका में चर्चा का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई कार्रवाई में बाधा डालेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर किसी सदस्य का कोई मुद्दा उठाना है तो वो उठा सकता है, लेकिन कार्रवाई में बाधा डालकर नहीं। देखिए, कार्यवाही में बाधा डालकर मुद्दों को कमजोर करने और सदन का समय बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा, ये स्पष्ट सरकार कर रखी है। यानी कि इससे ये तो क्लियर कट मैसेज है, सीएम योगी ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि चर्चा अगर करना है तो शांति से करें, उपद्रव कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं लखनऊ में विधानसभा की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त जरूर की जा रही है, और आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि ये वाला जो पूरा सत्र है काफी हंगामेदार होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस बार की अगर विपक्ष की रणनीति की बात की जाए तो पूरी तरह से तैयार है कि हम महंगाई हो उसको लेकर घेरते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ एसआईआर का मुद्दा हो जो इस वक्त चल रहा है, ना कि वो चाहे वो बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव होना है और 27 में चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरह से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। आप तख्तियां देख सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल पूछने की तैयारी है, पीडीए को लेकर सवाल पूछने की तैयारी, इन तमाम चीजों को लेकर जो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो विधानसभा के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा पर चर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए, अनावश्यक शोरगुल से बचा जाए। यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, और हम विश्वास करेंगे कि बजट सत्र जिस पर पूरे प्रदेश की और देश की भी निगाहें होंगी, इस बजट सत्र को इन 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुज कुमार हमारे साथ जुड़े। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, विधानसभा में चर्चा होनी है लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, क्या मैसेज देने की कोशिश, क्या रणनीति विपक्ष की, क्योंकि अब 11 तारीख को बजट जो पेश किया जाएगा। बिल्कुल, आज से ही बजट सत्र का आगाज हो चुका है और 11 तारीख को मतलब उत्तर प्रदेश की
को बजट पेश किया जाएगा, यानी विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि बातचीत भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि चौमुखी विकास को देखते हुए और तमाम विकास की गति, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए ये जो 11 तारीख को बजट पेश किया जाए उसमें बड़ी रकम देने का कोशिश की जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट हो सकता, तो अपने आप में इतना बड़े अमाउंट की जो घोषणा हो गई, क्योंकि पिछले अगर बजट के देखें तो 8 लाख था, उससे पहले देखें उससे थोड़ा सा कम था। तो यानी अब जो उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदें हैं कि आखिर ये बजट कितना बड़ा होगा। और साफ तौर पे सरकार के जो मंत्री, उनका कहना है कि सभी का वर्गों का ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जाएगा 11 तारीख को, जिसमें कि चाहे महिला हो, रोजगार हो, चाहे उद्योग के लोगों को हो, सबको उसमें मौका मिलेगा। पर जिस तरह से आज सेशन शुरू हुआ, तो शुरू होने से पहले ही चौधरी चरण की प्रतिमा पे आके अपोजिशन के लीडरों ने तमाम तख्तियां, बैनर, पोस्टर और प्ले कार्ड्स लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुख मुद्दा SIR फॉर्म 7 था, फिर PDA की अनदेखी और भी अन्य मुद्दे थे जिसको घेरने की कोशिश की। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार संवाद से ही चर्चा परिचर्चा करेगी। किसी तरह का मतलब अगर सेशन को बाधित करने की कोशिश की जाएगी तो ये गलत है, और सरकार तैयार है। और विधायक भी, जो पहले कल की जो बैठक हुई थी NDA के आशीष, उसमें विधायकों को कहा था कि जो भी सरकार अपनी तैयारी के साथ सदन में आए और जो भी विपक्ष अगर वो घेरने की कोशिश करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाए। हालांकि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चल रहा था, उस समय गो गवर्नर बैक के नारे लगे, जो कि बाहर निकलते ही भाजपा के विधायक केतकी सिंह हो और अन्य से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले दिन ही, कहा जाए बजट सत्र के पहले दिन ही इस तरह से जमकर हंगामा नजर आता है, तो ये आने वाले वक्त में किस तरह से हंगामेदार ये सत्र रहेगा, इसमें कोई शक नहीं कि इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन जरा ये भी बताइए कि आखिर इस बार विपक्ष की रणनीति क्या है, क्योंकि वो पहले से ही रणनीति तैयार करके बैठा है। सड़क से लेकर संसद तक यूं ही संग्राम नजर आएगा। बड़े मुद्दे क्या है विपक्ष के? बिल्कुल जिस तरह कल अखिलेश यादव की अगुवाई में कल सपा दल की बैठक हुई थी, फिर इधर कांग्रेस के लोगों की बैठक हुई थी, तो उनकी ये रणनीति पहले से थी कि जब 9 तारीख यानी आज जब बजट सेशन शुरू होगा तो किस रणनीति के तहत घेरने का काम किया जाएगा। पर साफ तौर पर कई मुद्दे थे। SIR था और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील को लेकर इनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों का हनन किया जा रहा है, किसानों को मतलब दबाया जा रहा है, किसानों के लिए ठीक नहीं है। हालांकि साफ तौर पर ट्रेड डील को लेकर जो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना था कि ये अच्छा संदेश दिया गया, उससे व्यापार को, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। टैरिफ को लेकर तमाम तरह के प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या माना जाए, क्या सदन सही से चल पाएगा, शांतिपूर्ण चल पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है वो सदन के बाहर जाने पर ज्यादा है। मुद्दों पर चर्चा विपक्ष करना नहीं चाहता और किसी भी बात को लेकर बस उसकी कोशिश रहती है कि वो सदन से वॉकआउट करे। बिल्कुल यही बात कपिल देव से, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, साफ तौर पर कहता है तो विपक्ष मुद्दों से बात ही नहीं करना चाहता, केवल हंगामा करना चाहता है। अगर मुद्दों की सार्थक बात करेगा, जवाब दिया जाएगा, और ऐसे कोई मुद्दे नहीं जिसके जवाब नहीं दिया है, सारे मुद्दों को तैयारी के साथ आए, पर हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। ये नहीं कि गो बैक के नारे और एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली थी जब आनंदीबेन पटेल अपनी भाषण दे रही थी। उस दौरान जो है पल्लवी पटेल जो है वो हर कोई प्रदर्शन कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, लेकिन पल्लवी पटेल जो है वो अपनी चेयर पर ही बैठी थी। उसको किस तरह से देखा जाए? फिलहाल पल्लवी पटेल का साफ तौर पे रिएक्शंस अभी नहीं आ रहे हैं। हालांकि बातचीत करने की मीडिया ने कोशिश करी, पर पल्लवी पटेल का साफ तौर पे कहना कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे और जो मुद्दे हैं हम अपने सदन के पटल पे रखेंगे, उस मुद्दों का चाहते हैं कि जवाब मिले। हालांकि पल्लवी पटेल हमेशा अलग एक लकीर खींचती है मुद्दों को लेकर, अलग अपनी बातचीत करती हैं। UGC को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपना समर्थन किया, तो ये अलग लीड जो कि पॉलिटिकल पार्टीज अलग हटके इतर करती हैं। पर हाँ, अब देखने वाली बात होगी कि अब कल तक के लिए सदन स्थगित है। कल जो शोक संवेदना कल व्यक्त किया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसके बाद से 11 तारीख जब बजट पेश होगा तो कितना हंगामेदार हो, कितनी रणनीति के साथ आएंगे और सरकार कितना मकूल अपने तैयारी के साथ आएगा, कल जवाब देगा। देखने वाली बातों पर खुद देखा जाए तो इस बार जो 9 से 20 तारीख तक चलेगा सेशन, तो बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। जबकि आज शुरुआती दौर में आपने देखा कि कैसे एंटर करते ही ये सारे जो अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने हंगामा करना। विपक्ष का सहयोग करेगा, हालांकि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन किस तरह से सदन चलेगा इस पर नजर आप बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट भी लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली के जंतर मंतर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता रवाना हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद को कार्यकर्ता तोड़ेंगे, इसके लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद पहले ही ऐलान कर चुका है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं की टीम जंतर मंतर से निकलते हुए यूपी गेट, वाराणसी, आसनसोल होते हुए मुर्शिदाबाद पहुंचेगी।
विश्व हिंदू रक्षा परिषद बाबरी निर्माण के विरोध को लेकर कूच करेगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है कि कार्यकर्ता हाथ में फावड़ा लेकर बंगाल के लिए कूच कर रहे हैं। देखिए, ये संकेत है, ये कड़ा संदेश है और जिस तरह से उनके हाथों में फावड़े हैं उसको लेकर कड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वहीं इस खबर के बाद में बंगाल में खलबली है। बंगाल में पुलिस सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत कर रही है क्योंकि 10 फरवरी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के ढांचे को लेकर ये उनकी आपत्ति है, वो बाबरी मस्जिद का ढांचा जो मुर्शिदाबाद में तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन की तस्वीर नजर आ रही है जो आप देख रहे हैं और हाथों में बाकायदा बाबरी को लेकर कुछ लोग पोस्टर्स दिए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी पोस्टर्स लगे हुए दिखे, यहाँ पर लिखा हुआ था कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। ये देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में यह विवाद किस तरह से बढ़ता नजर आता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव है। चुनाव के पहले इस तरह का ये अपने आप में कहा जाए मसला बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जय श्री राम साथियों, मुर्शिदाबाद का कार्यक्रम आज जो हमारा है तो ये जंतर मंतर, आज दिनांक 9 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली से 2 बजे हम लोग चलेंगे, जो यूपी गेट होते हुए वाराणसी होते हुए हम लोग मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे आसनसोल के रास्ते, क्योंकि लगभग 1500 किलोमीटर यहाँ से मुर्शिदाबाद है तो वहाँ जाने में समय भी लगेगा। पहले 10 तारीख का समय था, तो आप लोगों को ये अवगत कराता हूँ कि मैं इस तरह से चलूँगा। दूसरा, एक बहुत से लोगों ने मुझे टेलीफोन किया कि वहाँ मस्जिद आप किसी की भी बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबर जैसे व्यक्ति के नाम से न बनाएं। ये मैं हुमायूं कबीर जी से कहना चाहता हूं कि बाबर ही जरूरी है, अपने खानदान में रखिए। देश हित में जो लोगों ने कुर्बानी दिया है, अशफाक उल्लाह खां हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं और वीर अब्दुल हमीद हैं, उनके नाम से बनाइए। बाकी जरूरत पड़ती है तो हम लोग जो है सभी लोग मिल करके उसमें सहयोग भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से कनेक्ट हो रहे हैं अमरदेव पासवान। अमरदेव, जिस तरह से मुर्शिदाबाद की ये बाबरी मस्जिद चर्चा में है, चर्चा से ज्यादा विवादों में है और उसकी चर्चा राजधानी दिल्ली तक है, अब जिस तरह से यहाँ पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कूच करने का ऐलान कर दिया है, जरा ये बताइए कि कोलकाता में किस तरह से हलचल है, क्या इसको लेकर सुरक्षा की कोई तैयारियां की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया हिंदू संगठन का, उसके बाद से ही हुमायूं कबीर ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने एक साफ तरीके से ये कह दिया है और उसे आप चेतावनी भी कह सकते हैं विश्व हिंदू परिषद का को, क्योंकि उन्होंने अपनी इस चेतावनी में कहा है कि ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद है और यहाँ पर जो है 11 तारीख को एक बड़े तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पर नमाज पढ़ा जाएगा और उसका जो है समय सारणी भी तय की गई है। करीब 12 बजे जो है समय दिया गया है और करीबन 1200 लोगों को वहाँ पे उस नमाज में जो है जुटने की जो है आशंका जताई जा रही है। उन्होंने ये माना जाए कि यहाँ पर इस मामले को और ज्यादा तूल दिया जाएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सामूहिक नमाज पढ़ने का कार्यक्रम यहाँ पर कर दिया गया है और ऐसे में अगर यहाँ से लोग जाते हैं, यानी विश्व हिंदू परिषद से जिस तरह से लोग जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि घमासान होना तय है। हालांकि प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की होगी कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या व्यवस्था दिखाई दे रही है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से जो बयानें खुल के सामने आ रही हैं वो एक बड़ी चुनौती है यहाँ की सरकार के ऊपर भी और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी, क्योंकि हुमायूं कबीर ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में यह भी कहा है कि 2 साल के अंदर जो है बाबरी मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी जो है चेतावनी है जो है हिंदू संगठन को और जिसको देखते हुए जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दिया गया है और हर जो है गतिविधि पर जो है नजर रखा जा रहा है। और फिलहाल जिस हिसाब से जो कहा जा रहा है कि जो हिंदू संगठन जो है आसनसोल के रास्ते जो है मुर्शिदाबाद तक पहुंचेगी, तो वहां पर एक बॉर्डर लगता है झारखंड और पश्चिम बंगाल का, वहां भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है
कि किसी भी तरह का जो है इस तरीके से का संगठन जो है वो जो है बंगाल में जो है प्रवेश न करे और किसी तरह की जो है अप्रिय घटना न घटे। अमरदेव, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने तो तैयारी कर ली है, अब दूसरी तरफ अगर तस्वीर बिगड़ती है और जैसा कि हम अमूमन देखते भी हैं और सुनते पढ़ते भी हैं कि पश्चिम बंगाल में चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो या कोई और वहां पर जब चुनाव होता है तो उस समय तस्वीरें चेंज हो जाती हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक है और 6 तारीख को जो है हुमायूं कबीर इस तरह की चीजें करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद से कल 11 तारीख और आपने भी कहा कि नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से पहला पॉइंट आप मुझे समझाएगा। दूसरा ये समझाएगा कि अगर वहां पर स्थिति खराब होती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी लेते हुए नजर आएंगी? उनकी तरफ से क्या निर्देश उस सारी चीजों को लेकर, क्योंकि कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इस मामले में ना तो राज्य सरकार की तरफ से कोई जो है प्रतिक्रिया सामने आई है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से जो बयान जो दिए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू संगठन के तरफ से हो, चाहे वो हुमायूं कबीर के तरफ से हो, उसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दिया गया है और सभी गतिविधियों पर जो है वो नजर रखी जा रही है कि किसी तरह से ना बिगड़े, इसको लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। सीधे सीधे निर्देश जरूर दिया जा रहा है और ये स्पष्ट मैसेज है कि अगर किसी ने यहाँ पर कोई उपद्रव अगर आता है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मुर्शिदाबाद की ये बाबरी मस्जिद विवादों में जरूर घिरती हुई नजर आती है। जानकारी के लिए अमरदेव आपका धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई। कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पौष ग्वालटोली इलाके में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार पहले बुलेट और फिर एक ऑटो को टक्कर मारती है और फिर कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। इस हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 लोगों के घायल होने की खबर है। तो पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। तो घटना के बाद कार चला रहे शिवम मिश्रा को उसके बॉडीगार्ड्स ने कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला और अपने साथ ले गए। शिवम मिश्रा मशहूर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि हादसे के वक्त शिवम नशे में था और हादसे में बाइक सवार समेत 3 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना ग्वालटोली क्षेत्र में एक लैम्बोर्गिनी से एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। इस सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई थी। जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, इलाज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव